हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों का आप लोगों का बीकॉम सेकेंड ईयर का पहला क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। काफी लेट हो गया बट क्या करें, अब स्टार्ट तो करना ही था। तो बीकॉम सेकेंड ईयर का हमारा पहला क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। तो आपके सब्जेक्ट के बारे में डिटेल कर लेते हैं कि आज इस बार आपका सब्जेक्ट क्या क्या है। सबसे पहला बीकॉम सेकेंड ईयर में जो अटल यूनिवर्सिटी आप लोग का है, उसके अटल बिहारी यूनिवर्सिटी जो आप लोगों के कॉलेज में चलता है, बिलासपुर में जो चलता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस क्या क्या होगा, क्या क्या सिलेबस में होंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट जो होगा वो तुम्हारा हिंदी होगा, जिसको जो 75 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको मिनिमम 25 मार्क्स पासिंग मार्क्स होगा। आपको 25 मार्क्स क्या करना पड़ेगा, पाना पड़ेगा। उसी तरह से नंबर दो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जिसमें आपको 75 मार्क्स का होगा। ये भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट होगा। इसमें भी आपका पासिंग मार्क्स कितना होगा, 26 होगा। ठीक इसी प्रकार नंबर तीन हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट अकाउंट। कॉर्पोरेट अकाउंट होगा और इसके साथ जो कंबाइंड सब्जेक्ट है वो होगा तुम्हारा कंपनी लॉ। ये दोनों को मिलाकर आपका 150 मार्क्स का होगा। 75 कॉर्पोरेट और कंपनी लॉ 75, दोनों को मिलाकर 150 मार्क्स होगा। दोनों को मिलाकर आपको पासिंग मार्क्स कितना पाना है, 50 आपको पासिंग मार्क्स अचीव करना है। तो आप क्या कहलाएंगे, पास कहलाएंगे। ये आपका सब्जेक्ट है। इसी तरीके से नंबर चार को ग्रुप जो है वो होगा आपका कॉस्ट अकाउंट का। और कॉस्ट अकाउंट के साथ जो एसोसिएट है वो है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये आपका एसोसिएट है। तो ये दोनों ही कितने मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का होगा और 50 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। और देन फाइनली आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स होगा और उसके साथ जो एसोसिएट है वो है तुम्हारा फंडामेंटल ऑफ इंटर एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता के मूल तत्व, ये सब्जेक्ट है। दोनों को मिलाकर 150 मार्क्स आपको अचीव करना है। 50 मार्क्स पर मिनिमम मार्क्स रहेगा। ठीक, तो ये आपके सब्जेक्ट का क्या हो गया, डिटेल हमने आपको बता दिया। ये आपका सब्जेक्ट का डिटेल है, जिसमें से सबका ग्रुप आपको सामने दिया हुआ है। इसमें से कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये तीनों प्रैक्टिकल है। ये तीनों क्या होंगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेंगे। ये तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सॉरी ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। और इसके नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये थ्योरी है। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे क्या है, थ्योरी है। तो जैसा कि आपको पता भाई, प्रैक्टिकल की जो जिम्मेदारी हो किसके ऊपर है, मेरे ऊपर है। तो मैं आपको तीन सब्जेक्ट लूंगा, एक लूंगा कॉर्पोरेट अकाउंट, दूसरा कॉस्ट अकाउंट और तीसरा आपको मैं पढ़ाऊंगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, यानी तीन सब्जेक्ट आपको लूंगा। तो ये हमने आपके सब्जेक्ट को डिटेल क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आप देख लीजिए, इस साल का आपका सब्जेक्ट सेकेंड ईयर का। ओके, चलिए। तो आज हम जो चैप्टर, हम सब्जेक्ट बोलोगे सर हम कौन से सब्जेक्ट से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तीन सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे प्रैक्टिकल के, एंड दैट इज योर कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए आज हम लोग पहला क्लास स्टार्ट करेंगे, कॉर्पोरेट अकाउंट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कॉर्पोरेट अकाउंट क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कॉर्पोरेट अकाउंट होता क्या है, क्यों पढ़ेंगे, सारी बातें देखते हैं। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा आज, कॉर्पोरेट अकाउंट। आज से हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट सब्जेक्ट आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये जाने कि कॉर्पोरेट अकाउंट होता क्या है, कॉर्पोरेट क्या होता है। अब हम लोग यार सेकंड ईयर में पहुंच गए, फर्स्ट ईयर में पहुंचे थे, अब सेकंड ईयर में पहुंच गए, मतलब हम लोग क्या हो रहे हैं, बड़े हो गए हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है। हम जब 11th में पहुंचे थे तो हम लोग छोटे मोटे बिजनेस का अकाउंटेंसी देखते थे। छोटा बिजनेस होता था उसका अकाउंटेंसी देखते थे, याद है, इसके अकाउंट से पढ़े 11th में। एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में भी हमने किसका अकाउंटेंसी के बारे में जाना, छोटे मोटे बिजनेस का अकाउंटेंसी के बिजनेस जाना। सोलो बिजनेस, जो बिजनेस अलग अलग प्रकार के बिजनेस वैरायटी होती है आप देखते हैं। तो हम छोटे टाइप के बिजनेस जो होते हैं वो लोग कैसे अकाउंट्स रखते हैं, किस प्रकार उन लोग जर्नल एंट्री करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स की, किस प्रकार उन लोग सब्सिडी बुक में एंट्री करते थे, लेजर कैसे मेंटेन करते थे, वो लोग फाइनल अकाउंट कैसे बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते थे, बैलेंस शीट किस तरह रखते थे, वो सारी बातें हमने बिजनेस में देखा। ठीक, फिर हमने जब 12th पहुंचे या फर्स्ट ईयर में पहुंचे तब हमने बिजनेस का जो दायरा था वो बड़ा हुआ, यानी कि हम लोग पार्टनरशिप के बारे में पढ़े। तब हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा। यहाँ एक बंदा बिजनेस का मालिक होता था,
यहाँ पर 2 या 2 से अधिक बंदे बिजनेस के क्या होते थे, मालिक होते थे। तो पार्टनरशिप अगर बिजनेस का थोड़ा क्राइटेरिया अगर बढ़ता है तो वहां पर पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग किस प्रकार बिजनेस का अकाउंटेंसी रखा जाता था उसके बारे में हमने क्या किया, पढ़ा। अब हम बड़े हो गए हैं, अब बिजनेस का दायरा और बढ़ा, बिजनेस क्या हुआ और बढ़ा। तो हमें करेंगे वो कंपनी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कंपनी की बात करेंगे। कंपनी मींस कॉर्पोरेट, यानी कंपनी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहते हैं। मतलब एक कंपनियां, बड़ी कंपनी किस प्रकार बिजनेस का ट्रांजैक्शंस करती है, किस प्रकार वो जर्नल एंट्री करती है, किस प्रकार अपने अकाउंट्स को रखती है, किस प्रकार पैसे कलेक्ट करती है, किस प्रकार बिजनेस करती है, उसके अकाउंट्स कैसे रखे जाते हैं, सारी बातें। मतलब अभी तक हम जो पढ़ रहे थे छोटे छोटे बिजनेस के बारे में पढ़ रहे थे, बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस का अकाउंट, फिर पार्टनरशिप का अकाउंट पढ़े जहां पे 2 ऑनर होते थे। लेकिन कंपनी, पता तुम लोग को कितने ऑनर होते हैं, कंपनी में लाखों ऑनर होते हैं, एक बंदा नहीं रहता वहां पे, ऐसे कई लाखों या फिर कितने बंदे होंगे, लैक्स में या फिर हजारों में बंदे होंगे, मतलब हजारों में बिजनेस के ऑनर होंगे और हजारों इंप्लॉय होंगे एक कंपनी के अंडर में, एक कंपनी की छत के नीचे। तो किस प्रकार इतने बड़ी कंपनी का अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया जाता है, वो सारी बातें क्या करने वाले हम लोग, कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये सारी बातें अपन करेंगे, ठीक। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंट। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कंपनी होती क्या है, ठीक है। सवाल उठता है, अपन जाने कि ये कंपनी क्या होती है, कंपनी आई कहां से, व्हाट इज कंपनी। सबसे पहले अगर अपन को कॉर्पोरेट के बारे में पढ़ना है तो कंपनी के बारे में भी क्या करना पड़ेगा बच्चों, जानना तो पड़ेगा। तो सवाल उठता है कि ये कंपनी होती कहाँ है और आई कहां से थी। चलो इसके बारे में हम आपको एक कहानी गढ़ते हैं, कहानी बताते हैं, ठीक है। चलिए, एक इमेजिन, एक एक अपन एक आपके सामने एक इमेजिन एक काल्पनिक कहानी आपके सामने क्या करते, पेश करते हैं। एक इमेजिनेशन करते कहानी का। और इमेजिनेशन क्या है, रियलिटी भी है एक तरह से, रियलिटी भी बता सकते कि जब कभी बिजनेस स्टार्ट हुआ था, जब कभी बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो आपको पता था कैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा। सबसे पहला एक बंदा एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, ओके। अब ये बंदा, ये जो बिजनेस का मालिक है, वो अपने कुछ एरिया के लोगों का डिमांड पूरा करता होगा, अपने एरिया के बिजनेस का, अपने एरिया के लोगों का, अपने कुछ एरिया के लोगों का डिमांड पूरा करता होगा इस बिजनेस के थ्रू। तो इस बिजनेस में उसको कुछ कैपिटल की जरूरत पड़ती होगी। मान लीजिए इस बिजनेस को चलाने के लिए वो 100 रुपए का कैपिटल लगाता होगा। समझ में आया, 100 रुपए का कैपिटल क्या करता होगा, लगाता होगा। तो लोग इसके पास आते थे और ये लोगों का डिमांड को क्या करता था, पूरा करता था और उनको माल देता था और बिजनेस चलता था। यानी अपने एरिया के लोगों का डिमांड पूरा करने के लिए उसको कुछ 100 रुपए कैपिटल की जरूरत पड़ती थी, ठीक। समय बदला, धीरे धीरे इसका बिजनेस जो है बड़ा हो गया, बिजनेस का जो लेवल है ना वो थोड़ा क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब इसके पास ना एक और एरिया के लोग जुड़ गए, जैसे जैसे इसके बिजनेस का नाम बढ़ा, इसके बिजनेस का गुडविल बढ़ा, तो और कुछ बाजू के मोहल्ले वालों को भी पता चल गया कि अरे यार ये कोई बंदा है, हमको माल वाल बेचता है, चलो हम माल खरीदने जाएंगे। अब वो सिर्फ अपने एरिया के लोगों का डिमांड पूरा कर रहा था। अब दूसरे मोहल्ले के लोग भी क्या हो गए, दूसरे एरिया के लोग भी क्या हो गए, इसके पास माल खरीदने के लिए क्या होने लगे, आने लगे। तो अब क्या करे, भगा दे इनको इसके पास। तो यानी कॉमन सी बात है कि भाई जब इसका बिजनेस का लेवल बढ़ेगा, बिजनेस के ग्राहक इसके अगर बढ़ेंगे, तो इसको अपना कैपिटल भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जब एरिया बढ़े, तो पता कि यार मैं एक एरिया के लोगों का डिमांड पूरा करता था, मुझे 100 रुपए कैपिटल लगता था, मेरे पास और एक एरिया के लोग आ गए माल खरीदने के लिए, कॉमन सी बात है मेरा कैपिटल का वैल्यू जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो कैपिटल का वैल्यू अब इसको लग रहा है कितना रुपए, 200 रुपया लगा इसको, कितना रुपए, 200 रुपया। चलो ठीक है, काफी कुछ तो कमाया था बिजनेस को चला के, चलो इसने 200 रुपए कैपिटल भी क्या कर दिया, लगा दिया, और दूसरे एरिया के लोगों का डिमांड भी क्या करने लगा, पूरा करने लगा। फिर समय बदला, इसके बिजनेस का जो दायरा था और बड़ा हो गया बिजनेस। अब इसका बिजनेस जो है और बड़ा हो गया, और विशाल हो गया। अब कैसे करें, अब हुआ ये कि इसके पास तीसरे एरिया के लोग भी आ गए, चौथे एरिया के लोग भी आ गए और पांचवें एरिया के लोग भी आ गए। इस प्रकार इसके बिजनेस में, मतलब बिजनेस का दायरा बढ़ गया। अब वो एक दो एरिया के लोगों का दिमाग को पूरा करता था, धीरे धीरे इसका बिजनेस लोगों को पता चलने लगा, 5 एरिया के लोग इसके पास क्या करने लगे, माल का डिमांड करने आने लगे। अरे बाप रे, बिजनेस तो और बढ़ गया, क्या भगा दे। खुशी की बात है यार, बिजनेस बढ़ रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब एरिया बढ़ता है, जब ग्राहक बढ़ते हैं, तो कैपिटल का जो स्केल है,
वो भी क्या होता है, बढ़ता है। कैपिटल का स्केल जो होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। तब क्या किया जाए, तब पता किया भाई 5 लोगों के एरिया को मुझे कंप्लीट करना है, डिमांड को मुझे कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो पता चला कि इसको 500 रुपए कैपिटल की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। ये बोला अरे बाप रे 500 रुपया, बहुत कोशिश किया, लेकिन बेचारा अकेला बंदा ना 500 रुपया जुटा नहीं पाया। मुश्किल से कितना जुटा पाया मालूम, 250 रुपए ही बंदा क्या कर पाया, जुटा पाया। 250 रुपए ही कैपिटल कलेक्ट कर पाया। क्या करे अभी ऐसे सिचुएशन में, क्या ये बंदा बिजनेस को बंद कर दे या कुछ नया सोचे, बड़ा सोचे। तब इसने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्त को बोला, अपना दुख भरी दास्तां अपने दोस्त को सुनाया। उसका दोस्त बोला ठीक है ना यार, तेको 500 की जरूरत है ना, 250 तू लगा दे, 250 रुपए मैं लगा देता हूँ, कुल मिला के अपन कितना लगा देते हैं, 500 रुपए कैपिटल लगाते हैं, और इन सब एरिया के लोगों का डिमांड क्या करते हैं, पूरा करना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो खुश हो गया, बोला हाँ भाई चल ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब क्या है, बिजनेस एक है लेकिन मालिक कौन है, दो है। यहां से क्या स्टार्ट हुआ हमारा, पार्टनरशिप। क्या स्टार्ट हो गया, पार्टनरशिप स्टार्ट हो गया। यहां से हमारा जो स्टार्ट हो गया वो क्या स्टार्ट हो गया, पार्टनरशिप। देखो बिजनेस का स्केल कैसे बढ़ता गया, सबसे पहले छोटा सा बिजनेस था, फिर थोड़ा बिजनेस बड़ा हुआ, अब बिजनेस इतना बड़ा हो गया, कैपिटल इतना बड़ा हो गया कि एक आदमी के लिए कैपिटल जुटा पाना पॉसिबल नहीं था। तो वहां पे दूसरा आदमी भी क्या करने लगा, यहाँ पे कैपिटल क्या करने लगे, जुटाने लगा। यहाँ से पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ। ठीक, बिजनेस इन लोग करने लगे, बिजनेस जो है और बड़ा होने लगा। बिजनेस बड़ा बड़ा होते होते देखो इसके साथ, इन लोग के साथ एरिया जुड़ते 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 6-7 एरिया, 8 एरिया, मतलब लोगों को पता चलने लगा, दूसरे स्टेट के लोग भी आने लगे, देश के लोग इनके पास माल खरीदने आने लगे। ऐसा होने लगा धीरे धीरे कि इनके पास पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड अब इनके पास डिमांड करने लगा। पूरा जो वर्ल्ड थी, पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन थी, वो इनसे डिमांड करने लगी। ये दो बंदों से, ये दो बंदों से क्या करने लगी, डिमांड करने लगी कि भैया हमको माल क्या करो, दो। यानी इनका बिजनेस जो है, जहां एक एरिया तक सीमित था, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 एरिया तक सीमित था, अब वो बिजनेस पूरी दुनिया में क्या हो गया, फैल गया। अब पूरी दुनिया के लोग डिमांड कर रहे हैं। अब यार कॉमन सी बात है, दुनिया में तो करोड़ों लोग हैं, खरब लोग हैं, उनकी डिमांड को पूरा करना कम बात नहीं है। क्या अगर उनके डिमांड को पूरा करना है तो कॉमन सी बात है, जो कैपिटल का स्केल होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, अब मान लीजिए जब इन्होंने पता किया कि भाई ठीक है, हम लोग कुछ एरिया के लोगों का डिमांड पूरा करते थे तो हमको 500 रुपए कैपिटल की जरूरत पड़ती थी, अब पूरी दुनिया हमसे डिमांड कर रही है, तब इनके पूरे दुनिया के डिमांड को पूरा करना है, तो क्या होगा, तो क्या करना चाहिए इनको। बिजनेस बढ़ रहा है, और बिजनेस जब बढ़ता है तो अपन को उसके पीछे नहीं हटना चाहिए, पाँव को पीछे नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि बिजनेस को, अपॉर्चुनिटी को अपन को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके पीछे भागना चाहिए अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए। तो इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, तो उन्हें पता किया कि भाई पूरी दुनिया की डिमांड को पूरा करना है, तो हमारे कैपिटल की वैल्यू क्या होगी, हमारे कैपिटल का जो स्केल है वो कितना होगा। तो फर्ज करो, मान लो पूरी दुनिया को डिमांड को पूरा करने के लिए जो कैपिटल लगता है, मान लीजिए जहां छोटा मोटा एरिया को डिमांड की पूरा करने के लिए 500 रुपया 250 रुपया लगता था, यहां पर पूरी दुनिया की डिमांड को पूरा करने के लिए 10 लाख रुपए कैपिटल की आवश्यकता है इन लोग को। कितने लाख रुपए कैपिटल की आवश्यकता है, 10 लाख रुपए इनको कैपिटल चाहिए। अब ये मान के चलो 10 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम है जो एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, पांच आदमी, 100 आदमी के लिए जुटा पाना पॉसिबल नहीं है, ये मान के चलिए। अब कैसे करा जाए, कितना पार्टनरशिप बढ़ाओगे, एक आदमी रखोगे, दो आदमी ऑनर बढ़ाओगे, 3 बढ़ाओगे, 100 बढ़ाओगे, 200 बढ़ाओगे, तब भी ये तो 10 लाख रुपए जुटा पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए। तब क्या किया जाए, क्या करे जाए। तब इन्होंने सोचा क्यों ना दुनिया के डिमांड को पूरा करना है ना, तो कैपिटल भी क्यों ना दुनिया से अरेंज किया जाए, दुनिया से ही कैपिटल अरेंज किया जाए। दुनिया में उन्होंने बोला कि आइए, इन्होंने सोचा क्यों ना 1 लाख लोगों से, कितने लोगों से, 1 लाख लोगों से 10-10 रुपए एज अ कैपिटल ले लिया जाए। कितना रुपए एज अ कैपिटल ले लिया जाए, 10-10 रुपए कैपिटल ले लिया जाए, तब तो 10 लाख रुपए आ जाएगा। तब तो हमारे पास कितना रुपए आ जाएगा, 10 लाख रुपए आ जाएगा। यानी लोगों को बोला जाए, दुनिया के लोगों को बोला जाए कि ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, आप इसमें 10 रुपए एज अ कैपिटल लगाइए, और जब 1 साल बाद हम उस पर 10 रुपए पे बिजनेस में लगाएंगे और जो भी प्रॉफिट कमाएंगे हम आपको क्या करेंगे, उसको लौटा देंगे। 10 रुपए आप हमारे बिजनेस में लगाइए, मान लीजिए बिजनेस है। तो अब इन्होंने क्या किया, एक प्रपोजल रखा
कि भाई ये हमारा बिजनेस है, हम दोनों, ये दोनों सामने आ गए, ये दोनों सामने आ गए, फ्रंट पे आ गए, बोले ये हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस में ज्यादा नहीं 1 लाख लोगों के पास गए और बोले कि इसमें 10 रुपए कैपिटल लगाओ, एज अ कैपिटल आप 10 रुपए लगाओ। दुनिया को इन्होंने बोला कि भाई 10 रुपए कैपिटल लगाओ, और जो भी इस 10 रुपए पे कैपिटल लगाओगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम क्या करेंगे, आपको जोड़कर वापस पैसा लौटा देंगे। ये इनसे कहा इन्होंने। तो भाई जब ये लोगों के पास गए, दरवाजा खटखटाए उनके घर का, भाई आप हमारे यहाँ 10 रुपए कैपिटल लगाइए, हम बिजनेस करेंगे, लौटा देंगे। तो लोगों को इतना आसान काम नहीं था। जब दुनिया के पास गए, बोले 10 रुपए हमको कैपिटल दो, हम उससे बिजनेस करेंगे और आपको पैसा लौटा देंगे। दुनिया ने बोला काहे देंगे भैया तुमको पैसा, कौन हो तुम। यानी इंसानों पर कोई भरोसा नहीं किया, इंसानों पर कोई भरोसा कर ही नहीं रहा था, इन पे कोई भरोसा नहीं कर रहा था, तो इन पे कोई भरोसा कर ही नहीं रहा था। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, इंसानों पे कोई भरोसा करते ही नहीं, पहली बात तो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कल को आप अगर मान लीजिए अपने घर के लिए फैन खरीदने जाते हो, ठीक, तो आप फैन खरीदने गए शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर बोला भैया ये फैन जो है ना 5,000 रुपए का है, और ये जो बाजू में बंदा बैठा है, एक लड़का है, ये फ्री में है। या तो आप फैन ले जाओ 5,000 रुपए दे के, या फिर इस लड़के को उठा के ले जाओ, ये भी आपको पंखा धोकेगा, कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा आपको, ना तो पैसा लेगा ना कुछ नहीं करेगा, सिर्फ पंखा धोकेगा। आप इसको ले जाइए, बिगड़ने का भी कोई चांस नहीं। या फिर आप 5,000 फैन ले जाओ, 5,000 रुपए का फैन ले जाओ, आप क्या लेके जाओगे। बिल्कुल मैं जानता हूं, आप लड़के को लेके नहीं जाओगे, आप किसको लेके जाओगे, फैन को लेके जाओगे, भले आपको 5,000 देना पड़े। कारण ये, क्योंकि वो लड़का है। अरे भाई मान लीजिए हम सोए हुए पंखा धोकर अचानक से हमको मार के चोरी करके सामान ले गया, तो भरोसा है। तो इंसानों पर कोई भरोसा नहीं करता। मशीन फैन पे जरूर भरोसा कर ले रहे हैं हम, लेकिन इंसान पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। वही चीज यही विचारों के साथ हुई। जब इन्होंने बोला कि हम बिजनेस करेंगे, ईमानदारी सबके सामने हाथ जोड़ा, बोला भाई हमको 1 लाख लोगों के पास गए, बोले भैया 10-10 रुपए कैपिटल दे दो, हम उस 10 रुपए से बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, हम आपको पैसा क्या करेंगे, लौटाएंगे। लोगों ने इनका मुंह देख के ना यकीन नहीं किया। तब इन्होंने सोचा क्या करे यार, क्या करे, कैसे करे, कैसे करे, कैसे करे। तब इन्होंने सोचा यार इंसानों को देख के तो कोई भरोसा नहीं करेगा। तब इन लोग क्या किए मालूम है, तब ना इन लोग ना सामने से हट गए, इन्होंने सामने से हट गए और इन्होंने ना पीछे आ गए, यहाँ पे आ गए। उन्होंने बोला कि भाई, इन्होंने बोला हमें पैसे मत दीजिए, इन्होंने दुनिया को बोला कि हमें पैसे मत दीजिए, आप वो पैसे इस फर्म में लगाइए। ये मान लो मशीन है, मान लीजिए हम इसको मशीन के नाम से बोल देते, आप ये पैसा इस मशीन में लगाइए, 10 रुपए इस मशीन में लगाइए, 1 साल बाद आओगे तो 10 रुपए के से ज्यादा आपको पैसा मिलेगा, विथ प्रॉफिट आपको पैसा मिलेगा। अचानक से लोगों ने कोशिश किया, चलो यार 10 रुपए लगाने में कोई दिक्कत थोड़ी ना। अगर मैं आपके सामने रख दूं, एक तो मशीन रख दूं, बोलूं इसमें 10 रुपए डालो, 5 मिनट बाद 15 रुपए निकलेगा, आप ट्राई तो करोगे जरूर। तो हुआ यही, जब इन्होंने अपने आप को सामने नहीं रखा, मशीन को सामने रखा, बोला कि भैया इस मशीन में आप 10 रुपए डालिए, एज अ कैपिटल आप 10 रुपए डालिए, आपको आने वाले समय में हो सकता है कि प्रॉफिट अगर इसमें 30 रुपए कमाए तो आपको 130 रुपए क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। लोगों ने बोला यार बड़ी अच्छी चीज है, चलो ट्राई करके देखते हैं। अब लोगों ने क्या किया, इस पे पैसा लगाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। 10 रुपए 10 रुपए करते करते 1 लाख लोगों ने 10 रुपए लगा दिया। इस प्रकार इनके बिजनेस में कितना रुपए आ गया, 10 लाख रुपए आ गया। इनके बिजनेस में 10 लाख रुपए कैपिटल आ गया, और ये लोग इस बिजनेस से कैपिटल बिजनेस करना स्टार्ट किए, कुछ प्रॉफिट कमाए और फिर पैसा क्या कर दिया, लौटा दिया। समझ में आया बात, इनका काम हो गया। इन्होंने दुनिया को क्या बोला था कि भाई ये सामने रखा अपना, बोला ये हमारा ये मशीन है, इस पे आप पैसा लगाइए, हमको पैसा मत दीजिए, इस पे पैसा लगाइए, हम बिजनेस करेंगे। मतलब पर्दे के पीछे आ गए। अब इनका रोल बदल गया, अब ये बिजनेस के ओनर नहीं कहलाए, ये बिजनेस के क्या कहलाए, पार्टनर्स नहीं कहलाए, बल्कि क्या कहलाए, बिजनेस के डायरेक्टर्स बन गए। क्या बन गए, डायरेक्टर्स। और जिस मशीन पे इन्होंने पैसा लगाने के लिए बोला था, जिस मशीन पे पैसा डालने के लिए बोला था, उस मशीन का इन्होंने नाम दिया कंपनी। क्या नाम दिया, कंपनी नाम दिया। आया बात समझ में। तो ये बन गए डायरेक्टर्स, ये बन गई कंपनी। और जिन्होंने एज अ कैपिटल लगाया, जिन बंदों ने, जिन दुनिया के लोगों ने पैसा लगाया था, 10-10 रुपए जो पैसा लगाया था, उनको बोला गया शेयर होल्डर्स। क्या कहा गया, शेयर होल्डर्स कहा गया। समझे। और जिस रुपए को जो खरीदे थे 10 लाख, 1 लाख लोगों ने जो शेयर खरीदा था, जो बंदा एक एक शेयर खरीद रहा है, जितना रुपए देगा, 10 रुपए दे रहा है एक शेयर का मालिक, 20 रुपए दे रहा है 2 शेयर का मालिक, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स। यानी कि ये जो है ना 1 लाख को दिया, उसका नाम दिया गया क्या,
शेयर्स, उसका नाम क्या दिया गया, शेयर्स। तो इस तरह कंपनी का क्या हुआ, स्टार्टिंग हुआ। इस तरह कंपनी का क्या हो गया, स्टार्टिंग हुआ। यानी कि देखिए बिजनेस कैसे अपना स्कोप को बदला। जो कल को पार्टनर्स थे वो क्या बन गए, इस कंपनी में डायरेक्टर्स बन गए। जिस मशीन को उन्होंने बिजनेस का नाम दिया था वो मशीन क्या बन गई, कंपनी बन गई। और देखो इस कंपनी में लाखों, इस कंपनी के मालिक जो है, अब जो मालिक है वो कितने हैं, लाखों लोग मालिक है। 1 लाख लोग शेयर होल्डर है, मान लीजिए कितने शेयर होल्डर है, 1 लाख लोग शेयर होल्डर है। यानी मालिक जो है, मालिक के नंबर जो है क्या हो गए, बढ़ गए। यानी मालिक जो है कितने सारे हो गए, 1 लाख मालिक हो गए। और जो कंपनी के जो शेयर होल्डर, सॉरी कंपनी को जो चलाने का काम करते हैं वो काम कौन करता है, डायरेक्टर्स काम करते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो इस प्रकार कंपनी का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। ये कंपनी क्या हुई, बनकर तैयार हुई। समझ में आया। लेकिन 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 जब कभी किसी पैसे की बात आती है, जब कभी भी पैसे की बात आती है तो वहां पर ना कुछ रूल्स रेगुलेशन की बात आती है। वहां पर क्या आती है, कुछ रूल्स रेगुलेशन की बात क्या होती है, आती है। तब क्या किया जाए, तब ये कंपनी जो बनाई गई, ये जो कंपनी थी, इस कंपनी को ना किसका मतलब एक शील्ड डाला गया, इस कंपनी के ऊपर एक शील्ड डाला गया जिसका नाम दिया गया क्या, लॉ। जब इतने सारे लोग, जब कभी किसी भी फर्म के साथ, किसी भी बिजनेस के साथ लाखों लोग जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, चलो बात को किनारे करते, एक बात मैं आपसे करता हूँ। मान लीजिए आप अगर इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हो, अकेले बिजनेस कर रहे हो, अगर आप अकेले कोई बिजनेस कर रहे हो या अकेले काम कर रहे हो, बिजनेस भी छोड़ो यार, आप कोई काम कर रहे हो अकेले, क्या आपको किसी रूल्स रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी, शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अकेले काम कर रहे हो, आपको किसी नियम कायदे की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग 2 4 10 12 15 20 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, चलो 100 लोग भी मिलकर काम कर रहे हैं, तब वहां पे क्या रूल्स रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी, निश्चित ही उसमें रूल्स रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी। और वो रूल्स रेगुलेशन क्या होगा आपके लिए, एग्रीमेंट। क्या होगा, एग्रीमेंट। मतलब जब 100 50 200 लोग, गिनती के लोग जो उंगलियों में गिनती की जा सकती है, उतने लोग अगर काम कर रहे हैं साथ में मिलकर, तो वहां पर क्या होता है, एग्रीमेंट कराया जाता है। और एग्रीमेंट कैसे बनता है, आपस में बातचीत करके बनता है, आपस में सलाह मशवरा लेकर क्या होता है, एग्रीमेंट बनते हैं। लेकिन अगर आप लाखों करोड़ों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, वहीं पर अगर आप लाखों करोड़ों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तब क्या वहां पे एग्रीमेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यार लाखों करोड़ लोग से पूछने बैठ जाओगे तो एग्रीमेंट थोड़ी ना होगा। तब वहां पर आपके ऊपर क्या थोपा जाएगा मालूम है, लॉ, कानून थोपा जाएगा सीधा। जैसे आपके देश में, हम इस देश में लाखों करोड़ों लोग, 125 130 करोड़ लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं देश को चलाने के लिए। तो मिलकर काम कर रहे हैं, तो हमको एग्रीमेंट की बिल्कुल जरूरत है हम लोग के बीच में। लेकिन एग्रीमेंट की जरूरत है, लेकिन भैया अगर एक एक जन से पूछने लगे कि भाई बताओ क्या क्या करना है, तो सबका सिचुएशन, सबका सोच तो अलग अलग है। कोई कैसे एग्रीमेंट हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तब लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर क्या थोपा जाता है, लॉ। क्या थोपा जाता है, लॉ थोपा जाता है। ठीक इसी प्रकार ये जो मशीन थी ना, जिसको हमने कंपनी का नाम दिया, इसको भी देखो, इसमें भी लाखों करोड़ों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ डायरेक्टर्स मिलकर काम कर रहे हैं, कंपनी के सेक्रेटरी मिलकर काम कर रहे हैं। कंपनी जो है पूरे दुनिया के लेवल में लोगों का डिमांड पूरा करती है। कंपनी जो है कोई एक आध एरिया के लोगों का डिमांड पूरा नहीं करती, पूरी दुनिया के लोगों का डिमांड क्या करती है, पूरा करती है। पूरी दुनिया के लोगों का डिमांड पूरा करती है। तो पूरी दुनिया के लोगों का डिमांड पूरा करती है, तो पूरे दुनिया के लोग उसके कस्टमर हैं, करोड़ों लोग उसके कस्टमर हैं, देखो जुड़े हुए हैं। जब दुनिया के करोड़ों लोगों का डिमांड पूरा कर रही है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस कंपनी से कई लोग रोजगार पाते होंगे, इंप्लॉयमेंट पाते होंगे। तो लाखों करोड़ों इसके क्या है, इंप्लॉई है। ओके। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सैमसंग की कंपनी का फोन है, तो सैमसंग की कंपनी का आपके पास अगर फोन है, तो भाई आपने सैमसंग की कंपनी का फोन किससे खरीदा, आपने एक शॉपकीपर के पास जाके खरीदा, यही लोकल। कभी हो तो साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग, तो कभी उस कंपनी का कदम नहीं रखा होगा वो बंदा, लेकिन आज भी उस कंपनी का माल को क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। यानी कहीं ना कहीं वो उससे जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार एक कंपनी से लाखों करोड़ों लोग क्या होते हैं, रोजगार पाते हैं, और लाखों करोड़ों लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंप्लॉयमेंट से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ये हो गया। और कॉमन सी बात तो आप देख ही रहे हो कि कंपनी के मालिक कितने होते हैं, मालिक जिनको मालिक होते हैं उनको क्या नाम दिया गया कंपनी में, शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स लाखों होते हैं। तो जब लाखों करोड़ों लोग मिलकर एक कंपनी से जुड़े हुए होते हैं, तब बेटा वहां एग्रीमेंट तो काम नहीं चल सकता, वहां पे डीड वाली बात तो चल नहीं सकती। तब वहां पर क्या किया जाता है, एक्ट थोपा जाता है, कानून थोपा जाता है। सीधा क्या थोपा जाता है, एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है, लॉ, यानी कि कानून। सीधा क्या थोपा जाता है, कानून। तो बस कॉर्पोरेट अकाउंट में इसी कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार कंपनी अपने शेयर होल्डर से शेयर को इशू करती है, और किस प्रकार लाखों रुपए कलेक्ट करती है एज अ कैपिटल
कौन कौन से प्रोसेस को क्या करती फॉलो करती है, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो आज हमने कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के मीनिंग के बारे में मैंने आपको क्या किया बताया। अब कंपनी का डेफिनेशन क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ये तो जान गए ना कि कंपनी एक तरह का मशीन था, क्या इन्होंने डील किया था कि भाई लाखों लोगों से बोला पैसा दे दो, बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट कर देंगे। लेकिन जब यहाँ पे काफी पैसे वाली बात आती है, लाखों करोड़ों लोग जब जुड़े हुए होते हैं, तब उसके ऊपर किसका जामा पहनाया जाता है, लॉ का एक शील्ड क्या किया जाता है, उसके पीछे क्रिएट किया जाता है। ओके, तो ठीक है, देखते हैं कंपनी क्या होती है। तो चलिए, कंपनी का मैंने एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बता दिया, अब अपन थोड़ी थ्योरिकल बात कर लेते हैं कंपनी का, कि कंपनी होती क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है कंपनी के, वो सारी बात अपन करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इसके बाद 5 मिनट आप रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं, कंपनी के पूरे फीचर्स वगैरह आप लोग को बतलाते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों। सॉरी, अभी तो थैंक यू नहीं बोलेंगे, अभी क्लास अभी और बचा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग के सामने पेश है, कंपनी के बारे में हम लोग जान लिए। तो कंपनी को अब थोड़ा सा बड़ा अच्छा इसको डेफिनेशन के थ्रू अपन पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी का डेफिनेशन आपके सामने अवेलेबल है, और ये कंपनी के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी जो होता है एक तरह से बिजनेस ही होता है। कंपनी कंपनी एक तरह का बिजनेस होता है। कंपनी को जो चलाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, डायरेक्टर्स। कंपनी के पर्दे के पीछे जो रहकर वो काम करता है, कौन होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और कंपनी के जो मालिक होते हैं वो कौन होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक, और एक तो मैंने बता दिया कि कंपनी जो है पूरे दुनिया के डिमांड को पूरा करता है, मतलब उसका जो बिजनेस का जो एरिया होता है वो कोई एक दो मोहल्ला, गली मोहल्ला या एक देश नहीं होता, बल्कि पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड होता है, पूरी दुनिया में अपना माल बेचता है। तो कॉमन सी बात है, उससे लाखों करोड़ों लोग क्या होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। तो कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी का डेफिनेशन क्या दिया गया। तो सबसे पहली बात, तो कभी भी कंपनी लाखों करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई होती है, तो वहां पे क्या थोपा जाता है, सीधा लॉ थोपा जाता है, और हर देश में उसके लिए कानून बनाया जाता है, एक्ट बनाया जाता है। खैर, एक्ट के बारे में नहीं जाते, पहले कंपनी का डेफिनेशन जान लेते हैं, कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखो डेफिनेशन क्या कहता है कंपनी, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर हैने क्या कहते हैं, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब उन्होंने जब बिजनेस को क्या किया, इसको कंपनी के डायरेक्टर जो थे पीछे पर्दे के पीछे रह के काम कर रहे थे, तो कंपनी को क्या नाम दे दिया, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह नाम दे दिया। मतलब कंपनी के डायरेक्टर शेयर होल्डर को, यानी दुनिया को कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं भैया देखो आप हमको पैसा नहीं लगा रहे हैं, आप इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। मतलब ये एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन है, एक पर्सन की तरह है, आप इस पर्सन को पैसा दे रहे हो प्रॉफिट की आशा से। मतलब जो 10 रुपए आप शेयर का दे रहे हो, वो किसी कंपनी को, मतलब एक बिजनेस को नहीं दे रहे हो, बल्कि एक पर्सन को दे रहे हो, आर्टिफिशियल पर्सन का नाम दिया गया। जैसे मैं आपको देता हूं ना पैसा, मैं आपको पैसा दूंगा या आप मुझे पैसा देंगे, हम लोग बीच में एक कैटेगरी है ना। तो मतलब क्या है, उसी तरह से एक बिजनेस, ये कंपनी है एक तरह से क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहा है, क्योंकि ये बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहा है। मतलब कल को इस कंपनी के ऊपर ये लोग केस भी कर सकते हैं, इसके शेयर होल्डर या कस्टमर कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं, या कंपनी इनके ऊपर केस कर सकता है। मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करेगा, कंपनी का नाक कान मुंह नहीं है, बट वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा कंपनी। ठीक है, इसके बाद लिखा है क्रिएटेड बाय लॉ। ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये किससे क्रिएट किया गया है, कंपनी किससे क्रिएट की गई है, लॉ से क्रिएट की गई है। इसके ऊपर जो शील्ड है वो किसका चढ़ा हुआ है, लॉ का शील्ड चढ़ा हुआ है। मतलब टोटल लॉ के अंडर में काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल पर्सन है, और टोटल किससे बना हुआ है, लॉ से। मतलब डायरेक्टर्स भी जो काम करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, लॉ में रह के काम करेंगे, कानून के दायरे में रह के काम करेंगे, नियम कायदे से काम करेंगे। और शेयर होल्डर्स भी है, वो कानून के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो कंपनी एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि अपने आप में एक पर्सन है, कोई भी उसके ऊपर केस कर सकता है, या कंपनी किसी ऊपर केस कर सकती, कंपनी बिजनेस कर सकती, डील कर सकती किसी के साथ भी। और दूसरी बात ये क्रिएटेड बाय लॉ है, यानी कभी भी पैसा अगर आप लगाओगे कंपनी पे, तो इस बात का आपको पूरा पूरा ध्यान रहना चाहिए कि भाई लॉ के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा पैसा। मतलब पैसा डूबने के चांसेस नहीं है, मतलब वो टोटल लॉ के अकॉर्डिंग हम पैसा लगा रहे हैं, या कंपनी हमको जो भी पैसा दे रही है वो लॉ के अकॉर्डिंग दे रही है। कानून मतलब टोटल काम 101% काम जो हो रहे हैं, टोटल कानूनी तौर पे हो रहे हैं, लॉ के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। मतलब कुछ गलत सलत होने का कोई चांस ही नहीं है, पैसे इधर उधर होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो कंपनी जो होती है लॉ के अकॉर्डिंग काम करती है, यही कारण है कि क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक, हैविंग सेपरेट एंटिटी, इसके पास एक सेपरेट एंटिटी, मतलब अपने आप में एक एंटिटी, मतलब अंतरात्मा, अस्तित्व, मतलब इसका भी एक अस्तित्व है, जैसे आपका अस्तित्व है, मेरा एक अस्तित्व है। ठीक इसी प्रकार कंपनी का भी अपने आप में एक अस्तित्व और सेपरेट अस्तित्व है।
ना तो उसका डायरेक्टर से मतलब है कंपनी को, ना तो उसके शेयर होल्डर से मतलब है। उसको अपने लॉ से मतलब है, और वो अपने आप में किसी से, वो किसी के लिए काम नहीं करेगी। वो ऐसा नहीं कि अपने शेयर होल्डर, तू मेरा है चलो शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग काम कर रही है, या डायरेक्टर्स के अंडर में काम कर रही है, या कस्टमर या अपने इम्प्लॉय के हिसाब से काम कर रही है। ना ना ना, कंपनी सबसे सेपरेट है। उसको ना तो कंपनी का कोई भाई है, ना भतीजा है, ना कोई बेटा है। कंपनी अपने आप में क्या है, सेपरेट है। चाहे वो डायरेक्टर्स हो, चाहे शेयर होल्डर हो, सबसे सेपरेट है। और सिर्फ वो काम करती तो लॉ के अकॉर्डिंग काम करती, जो कानून में बोला जाएगा उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। ओके, नेक्स्ट, विथ अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है अविच्छिन्न उत्तराधिकार, मतलब ना छीना जाने वाला उत्तराधिकार। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन इसका मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए अगर कोई बिजनेस, छोटा सा बिजनेस जैसे हम स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस को कौन चलाएगा? मान लीजिए आज आप बिजनेस स्टार्ट किए, तो आपने उस बिजनेस को लाया अपने बुढ़ापे तक। आपके बाद हो सकता है आपका बेटा उसका उत्तराधिकारी बनेगा, उसके बाद फिर उसका बेटा उत्तराधिकारी बनेगा, उसके बाद फिर उसका बेटा बिजनेस को चलाएगा। तो एक बिजनेस क्या हो रहा है, हैंड टू हैंड ट्रांसफर हो रहा है। उसका जो ऑनर है वो बदल रहा है। मतलब आज तुम थे, कल तुम्हारा बेटा है, उसके बाद फिर उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, कंटिन्यूटी चल रही है। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी का कोई बेटा नहीं होता। मतलब अगर एक बार कोई कंपनी बनती है, अगर कोई एक बार कंपनी बनती है, तो ऐसा नहीं कि ये कंपनी भाई, मान लो कंपनी एक्स नाम की कंपनी हमने स्टार्ट की, तो कुछ दिन बाद उसका बेटा वाई नाम की कंपनी को इसको बदल दिया, वाई नाम से बदल दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर एक्स कंपनी नाम की कंपनी स्टार्ट हुई है, तो जीवन मतलब जब तक ये कंपनी चलेगी, 50 साल, 10 साल चले, 100 साल चले, 200 साल चले, 300 साल चले, ये कंपनी अपने आप में क्या रहेगी, एक्स कंपनी ही रहेगी। इसका कोई बेटा भतीजा नहीं होगा। कंपनी कंपनी ही रहेगी। भले उसके डायरेक्टर्स बदल सकते हैं इस दौरान, उसके शेयर होल्डर्स भी इस दौरान बदल सकते हैं, लेकिन कंपनी का जो वजूद है, एक्स लिमिटेड अगर कोई कंपनी है, तो वो एक्स कंपनी ही रहेगी। कभी भी वाई कंपनी नहीं बदलेगी। मतलब वो बदलेगी परंतु बंद होने के बाद बदलेगी। यानी कंपनी जन्म लेती है, कंपनी बनती है, और कंपनी बंद होती है। कंपनी का कोई, वही कंपनी का कोई चाचा, बेटा या कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, एग्जीक्यूटर नहीं होता कंपनी का। इस बात को अपने दिमाग में ढालो। मतलब परपेचुअल सक्सेशन, मतलब एक कंपनी बनी है तो उसका कोई ऐसा नहीं है कि उसको चलाने के बाद आज वो मतलब कंपनी एक्स कंपनी, कोई बाप चला रहा है तो उसका बेटा चलाएगा ना, कंपनी उसी जगह रहेगी। ओके, कंपनी क्या रहेगी, उसी जगह रहेगी। कंपनी अपने आप में, ना तो कंपनी का कोई बेटा होता है, ना भाई होता है, ना माँ होती, ना बाप होती। कंपनी अपने आप में एक बिजनेस फॉर्म होती है, कंपनी होती है। क्या होती है, कंपनी। अब कई लोग के दिमाग में बात आ रहा होगा, सर अंबानी भी तो है, अंबानी के पहले अंबानी चलाता, अंबानी के मुकेश, सॉरी, धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस क्रिएट किया था, कंपनी क्रिएट की थी, फिर उसका बेटा मुकेश अंबानी चला रहा है। उसके बाद फिर उसका बेटा कोई आया होगा, वो चलाएगा, फिर उसका बेटा चलाएगा। सर यहाँ पे तो एग्जीक्यूटर ट्रांसफर हो रहा है ना बेटा। उस प्रकार की कंपनी के बारे में हम आपको अभी पढ़ाएंगे, उसके बारे में भी कि वो कैसी होती। कंपनी के टाइप्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि कंपनी का कोई एग्जीक्यूटर नहीं होता, उसका कोई बेटा, बाप बेटा या कोई पोता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कंपनी स्टार्ट होती है और कंपनी सीधा बंद होती है, इसलिए इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। ओके, एंड कॉमन सील। अगला क्या है, कॉमन सील। हर कंपनी का अपना एक क्या होता है, कॉमन सील होता है, एक साइन होता है। क्या होता है, जितनी भी कंपनियां बनती है, कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन लॉ होते हैं सब एक जैसे होते हैं। अरे हम इंसानों को ही देख लो, हम लोग का देखो आंख है, नाक है, मुंह है और कान है, सब एक जैसे ही हम लोग का, लेकिन फिर हम लोग का चेहरा क्या है, अलग अलग है। कहीं ना कहीं एक अंतर है। ठीक उसी प्रकार कंपनी के नियम, कायदे, रूल्स रेगुलेशन, लॉ सभी कंपनी के तकरीबन एक समान होते हैं, लेकिन फिर भी उसको अलग कैसे बनाया जाएगा, वो क्या चीज होगा जो उसको अलग करेगा, वो चीज होगा, वो कॉमन सील होगा। जो कॉमन सील होता है वो सील होगा। अब आप बोलोगे सर कंपनी अपने आप में तो एक पर्सन है, कंपनी जाके डील कर रहा है, कंपनी जाके ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, कंपनी जाकर कंपनी के ऊपर केस हो रहा है, कंपनी कोर्ट भी जा रहा है। तो क्या सर अगर कंपनी के ऊपर कोई केस होगा तो क्या कंपनी कोर्ट जाएगा, क्या कोर्ट के कटघरे में जज के सामने खड़ा होगा? हाँ भाई खड़ा होगा, कंपनी खड़ा होगा। आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, कंपनी तो अपने आप में भले, चलो हम मान लिए सर आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन कंपनी तो ईट ईट पत्थर सीमेंट से बना हुआ है कंपनी। हम कैसे करें इसको, कोर्ट में कैसे खड़ा करेंगे, इतनी बड़ी कंपनी को जाके कोर्ट में कैसे खड़ा करेंगे? देखो, कंपनी तो अपने आप में आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन कंपनी के लिए जो काम करता है, कंपनी का को जो रिप्रेजेंट करता है वो कौन करता है? कंपनी को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं सर डायरेक्टर करता होगा। बिल्कुल नहीं,
कंपनी को रिप्रेजेंट करने का काम उसके सेक्रेटरी करता है। कौन करता है? सेक्रेटरी। कंपनी का एक सेक्रेटरी होता है जो कंपनी की तरफ से क्या करता है? सारे वर्क करता है। नाम कंपनी का रहता है, मतलब कंपनी के लिए जो साइन करने का काम करेगा वो कंपनी सेक्रेटरी करेगा। कंपनी के ऊपर अगर कोई केस होगा और कल को उसको कोर्ट में जाके पेश होना है तो कौन पेश होगा? सेक्रेटरी, क्योंकि सेक्रेटरी चल फिर सकता है, जा सकता है। तो मतलब टोटल जो काम करना है कंपनी का, कंपनी के लिए जो काम करना है, मतलब एक इंडिविजुअल तौर पे एक फिजिकली जो वर्क करना होता है कंपनी को, तो कौन काम करता है? कंपनी सेक्रेटरी काम करता है। समझ में आया? तो कंपनी तो हमने बना दी, लॉ से क्रिएट कर दी, आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन उसके नाक, मुंह, कान, हाथ का काम कौन करता है? उसको फिजिकली कौन अमली जामा पहनाता है? वो होता है उसका कंपनी सेक्रेटरी। मतलब हर जगह कंपनी सेक्रेटरी को क्या हुआ जाता है? सामने रखा जाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो कंपनी सेक्रेटरी ही उसको क्या करता है? पूरा हैंड ओवर हैंडलिंग करता है पूरा, मतलब कंपनी को जो चलाने का काम करता है। खैर सॉरी, चलाने का काम तो डायरेक्टर्स करते हैं, बट कंपनी का जो साइन करना है, कंपनी के लिए कुछ भी जाना है, कंपनी की तरफ से कोई भी वर्क करना है, तो सारा काम कौन करता है? कंपनी के डायरेक्टर, सॉरी, सेक्रेटरी करता है। कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। ओके, चलिए, तो ये बात हमारे समझ में आ गई। अब क्या, सो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहता है वो अपन देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, क्या है हमारे देश में ना इंडियन कंपनी एक्ट 2013 चलता है। इससे पहले ना हमारे देश में इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 चलता था। वो 2013 में अमेंडमेंट आया, उसको मतलब चेंज किया गया और नया एक्ट लागू किया गया। वो ये था आपका इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। अब इसके अकॉर्डिंग कंपनी की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है, वो देखते हैं। कंपनीज मीन्स, कंपनी मीन अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी का मतलब वो होगा कि वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है समामिलन, मीन्स किसी कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना। क्या होना? रजिस्ट्रेशन होना। इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है किसी भी एक्ट के अंडर में रजिस्ट्रेशन होना। यार कोई भी काम अगर आप करोगे तो आप किसी एक्ट के अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा। अगर कल को आप कोई कंपनी ओपन करते हो या कंपनी खोलते हो तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मींस इनकॉर्पोरेशन कराना पड़ेगा, तभी आपकी कंपनी वैलिड मानी जाएगी। ओके, तो वही चीज बोल रहा है कि एक कंपनी वो कंपनी होती है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट में क्या हुई हो, अंडर इस एक्ट में क्या हुई हो, इनकॉर्पोरेटेड हुई हो, रजिस्टर्ड हुई हो। ठीक, ओके। या फिर और अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ, या फिर कोई अदर किसी कंपनी प्रीवियस लॉ में, या फिर कोई अदर इससे पहले का कोई लॉ चलता होगा इंडियन कंपनीज का, जैसे 1956 चलता था, उसमें रजिस्टर्ड हुई हो, या तो इस कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हो, या फिर किसी अन्य जो प्रीवियस में कोई कंपनीज एक्ट चलता होगा उसमें रजिस्टर्ड हुई हो। एक और बात मैं क्लियर कर दे रहा हूं इसमें कि अगर कोई अदर कंपनीज एक्ट, मान लो कोई अमेरिकन कंपनीज एक्ट में भी अगर रजिस्टर्ड हुई हो या कोई अन्य कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हो, तो भी वो कंपनी क्या कहलाती है? कंपनी कहलाती है। मतलब ये जो है डेफिनेशन, ये नहीं कहता कि कंपनी क्रिएटेड लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ है या आर्टिफिशियल पर्सन है या उसके पास परपेचुअल सक्सेशन है, ये सब बात नहीं करता। सीधा ये बोलता है कि भैया कंपनी वो कंपनी होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में रजिस्टर्ड है यानी इनकॉर्पोरेटेड है, या फिर इससे पहले का कोई एक्ट चल रहा होगा तो उसमें रजिस्टर्ड है, या फिर किसी भी अन्य कंपनीज एक्ट से रजिस्टर्ड होगी, वो हम कंपनी मान लेंगे, ये एक्ट कहता है। तो डेफिनेशन हमने क्या कर लिया, देख लिया। अब बारी आती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने की, कंपनी की खासियत क्या है। हालांकि कंपनी की खासियत तो मैंने बहुत कुछ बता दिया है, चलो एक बार फटाफट अपन बात करते हैं कंपनी को डिटेल में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1, एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। देख लो, कंपनी को एक तरह किस तरह ट्रीट किया जाता है, एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि कंपनी के ऊपर केस होता है, कंपनी ट्रांजैक्शंस करती है, कंपनी एक मतलब एक इंडिविजुअल की तरह, एक पर्सन की तरह बिल्कुल कंपनी रिप्रेजेंट होती है। इस वजह से इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है। कंपनी हमारे जैसे तो नहीं होती, जैसे हम लोग एक नेचुरल पर्सन है वैसे तो नहीं होती, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। उसके बाद क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्रिएट किससे होती है? ये कंपनी जो क्रिएट हुई है वो किससे क्रिएट हुई है? लॉ से क्रिएट हुई है, क्योंकि इसमें कंपनी के डायरेक्टर, सेक्रेटरी, शेयर होल्डर्स, इंप्लॉइज सब किसके अंडर में काम कर रहे हैं? एक लॉ के अंडर में काम कर रहे हैं, कानून के अंडर में काम कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिएटेड बाय लॉ कहते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब एंटिटी मींस आत्मा, सेपरेट मतलब अलग होना, ओके, एंड लीगल मतलब वैलिड। मतलब ये जो है ना, तो कंपनी अपने आप में क्या है? सेपरेट है, अपने शेयर होल्डर से, अपने डायरेक्टर से, अपने इंप्लॉइज से, सबसे सेपरेट है। और लीगल एंटिटी मतलब इसका अस्तित्व है, और लीगल एंटिटी मतलब बाकायदा कानून ने इसको मान्यता दी है।
बाकायदा कानून जो है, एक्ट जो है उसको मान्यता देता है कि हाँ भाई ये पर्सन है और इससे ऊपर केस आप कर सकते हैं, या ये आपके ऊपर केस कर सकती है। ओके, कानूनन है ये पूरी बात। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि कंपनी का जो, इसको हिंदी में बोलते हैं अविच्छिन्न उत्तराधिकार। हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा देखेंगे, मैंने इंग्लिश हिंदी में लिखा नहीं है इसलिए थोड़ा देख लेंगे। परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब अविच्छिन्न उत्तराधिकार, मतलब इसका उत्तराधिकार कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई कंपनी स्टार्ट होती तो वो कंपनी कंपनी होगी। जैसे मान लीजिए कोई एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी स्टार्ट हुई, तो वो लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी भर जब तक वो कंपनी बंद नहीं होती तब तक एक्स लिमिटेड ही कहलाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी को कोई बेटा होता तो फिर वो कंपनी का बेटा संभालेगा उस कंपनी को। कंपनी कंपनी होती है, उसका कोई एग्जीक्यूटर नहीं होता, उत्तराधिकारी नहीं होता। ठीक है, कंपनी कंपनी होती है। उसी प्रकार लिमिटेड लाइबिलिटी, हाँ भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जनरली क्या होता है कि एक पर्सन, अगर हम छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इवन पार्टनरशिप भी स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे मालिक की जो लाइबिलिटी होती है ना वो अनलिमिटेड होती है। मतलब मालिक तब तक पैसा लगाता है बिजनेस में जब तक कि बिजनेस के सारे लॉसेस को पूरा नहीं कर देता, सारे क्रेडिटर्स को पूरा नहीं कर देता, मतलब अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी लगा देता है, मींस अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे मालिक कौन है, यहाँ पे मालिक कौन है, शेयर होल्डर्स यहाँ के मालिक है। यहाँ के मालिक कौन है भाई, शेयर होल्डर्स मालिक है। तो एक शेयर होल्डर ने कितना पैसा लगाया है, सिर्फ 10 रुपया। बिजनेस में कैपिटल के रूप में कितना लगाया है, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए ही लगाया है। तो 10 रुपए लगाया है, तो अगर कल को कंपनी लॉस में जाती है तो कितना पैसा इसका डूबेगा, 10 ही रुपए डूबेगा। 10 से ज्यादा ऐसा तो नहीं होगा भाई 10 डूबा चलो जाओ 20 रुपए और लेकर आओ, शेयर होल्डर को बोली कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी कंपनी में लगा दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ना तो कंपनी के प्रॉपर्टी में शेयर होल्डर को हक मिलेगा, ना ही उसके मतलब ना ही लाइबिलिटी में कोई हक वगैरह मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ उसके शेयर तक ही उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। मतलब उसका शेयर, जितना रुपए का उसने शेयर खरीदा है, ज्यादा से ज्यादा उतना ही पैसा क्या हो सकता है उसका कंपनी में, अगर डूबने की बात आए तो डूब सकता है। मतलब उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, वो भी कहां तक, उसके शेयर्स तक लिमिटेड है। उसके बाद होता है कॉमन सील। हर कंपनी का एक कॉमन सील होता है, एक ट्रेडमार्क होता है। ठीक है, एक क्या होता है कॉमन सील, या क्या होता है, ट्रेडमार्क होता है। तो इसकी अपने एक पहचान चिन्ह होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं सार्वमुद्रा, इसका पहचान चिन्ह है, एक ट्रेडमार्क है कंपनी का। तो इसका अपना एक कॉमन सील होता है, क्योंकि लॉ तो सबका एक जैसे होता है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी सारी कंपनियों के एक जैसा होता है। तो हर कंपनी को अलग कौन बनाता है, उसका सील बनाता है। मतलब कोई भी कंपनी जब साइन करता है, जब सेक्रेटरी साइन करता है, तो सेक्रेटरी साइन नहीं करता, इवन कंपनी की तरफ से, कंपनी को क्या अपने आप में आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसको साइन करना पड़ेगा कभी भी लेन देन करेगी तो उस लेन देन के जगह पे, साइन करने की जगह पे क्या लगता है, कंपनी का बकायदा कॉमन सील लगता है। इस वजह से इसको कॉमन सील वाली बात आई है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मतलब शेयर को ट्रांसफर करना। अगर मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है इस कंपनी के, मान लीजिए 10 रुपए के शेयर खरीदा है, अगर कोई शेयर होल्डर, कंपनी का शेयर होल्डर है, 10 रुपए का शेयर खरीदा है, तो क्या बन गया, मालिक बन गया इस कंपनी में। क्या बन गया, मालिक। 1 साल रहा, 2 साल रहा, 3 साल रहा, शेयर का वैल्यू बढ़ा होगा घटा होगा, खैर वो तो बात की बात है। 10 साल 15 साल तक इस शेयर कंपनी के शेयर का मालिक रहा, अब वो बोर हो गया, अब उसको चाहिए पैसा, बोलेगा भाई 10 रुपया वापस दो। तो कंपनी उसको 10 रुपया वापस नहीं देगी। अगर उसको अपने शेयर को कैश में कन्वर्ट करना है ना, तो इस शेयर को उसको बेचना पड़ेगा। मतलब अपने शेयर को किसी और को बेच सकता है। मान लो अभी वो शेयर का मालिक मिस्टर ए है, अगर वो शेयर का मालिक मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए ने के पास 10 रुपए का शेयर है, तो फ्यूचर में उसको किसी और को बेच सकता है, चाहे कम में बेचे या ज्यादा में बेचे। तो अब वो मान लीजिए आप, मिस्टर ए जो है मालिक था, 10 रुपए का शेयर रखा था, वो मालिक था। अब उसने अपना शेयर किसको बेच दिया, मिस्टर बी को बेच दिया। यानी शेयर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो किसको ट्रांसफर कर दिया, मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया। तो अब शेयर होल्डर कौन कहलाएगा इस कंपनी का, मिस्टर बी। मतलब उसने अपना मालिकाना हक जो था, शेयर होल्डर जो थी, शिप जो थी, उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। मतलब यहाँ पे अपना शेयर को ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी मालिकाना हक को ट्रांसफर किया जा सकता है। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, बिल्कुल जनरली क्या होता है, मतलब सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक जो है उसके मैनेजमेंट से बिल्कुल सेपरेट है। जनरली क्या होता है, अगर आपका खुद का, देखो यहाँ पे आप कंपनी के अगर शेयर खरीद लेते हो, आप किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हो, तो कॉमन सी बात है उस कंपनी के मालिक बन जाते हो। तो मालिक का मतलब क्या होता है भाई, आप तो ये जानते हो कि भाई अगर कोई भी किसी बिजनेस का मालिक है तो वो कुछ भी कर सकता है, बिजनेस में जाके बिजनेस के मैनेजमेंट को देख सकता है, बिजनेस को चला सकता है। अगर हम छोटे से दुकान अपन खोल लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो कॉमन सी बात है हम उसके मालिक है, हम सब कुछ उसके बिजनेस के मैनेजमेंट को देख सकते हैं। लेकिन कंपनी में क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदोगे
अब आप बोलोगे भैया मैं तो 10 रुपए का शेयर खरीद लिया हूं, मैं इस कंपनी का मालिक बन गया। हाँ भाई मालिक बन गए, लेकिन कंपनी में आप बोलोगे मेरे को मैनेजमेंट में घुसने दे दो, तो कोई घुसने नहीं देगा आपको। मतलब वहां पे जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है उसके ऑनरशिप से बिल्कुल सेपरेट होता है। मतलब कंपनी के शेयर होल्डर तो होते हैं लेकिन वो अपने घर में बैठेंगे, कंपनी दौड़ दौड़ के नहीं आएंगे बिजनेस को देखने के लिए। इनको बिजनेस को देखने के लिए कौन चला रहा है, मैनेजमेंट चला रहा है, डायरेक्टर्स है, मैनेजर्स है, पूरा मैनेजमेंट है, स्टाफ है, वो चलाएगा। यानी कि यहाँ पे बिजनेस के ऑनरशिप और मैनेजमेंट दोनों आपस में क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। जनरली छोटे मोटे बिजनेस में क्या होता है कि मालिक ही मैनेजमेंट देखता है और मालिक ही मालिक होता है, लेकिन यहाँ पर मालिक अलग है और बिजनेस का मैनेजमेंट अलग है। ओके, ये होता है। इसके बाद कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। ठीक है भाई, कंपनी को हमने बोला एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हमने बोला ठीक है, कानून ने भी बोला, लॉ ने ठीक है। तो क्या कंपनी सिटीजन भी है? क्योंकि हम लोग सिटीजन है ना, इंडियन सिटीजन बोलेंगे, कोई अमेरिका अमेरिका का रहने वाला अमेरिकन सिटीजन कहलाएगा। तो क्या कंपनी को सिटीजन बोला जाए? वो भी तो पर्सन है, क्या कंपनी को सिटीजन कहेंगे? जी नहीं, कंपनी को सिटीजन नहीं कहा जा सकता। कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जा सकता है, कंपनी को लीगल एंटिटी कहा जा सकता है, लेकिन कंपनी को सिटीजनशिप की मान्यता नहीं दी गई है। ये बात बिठा लो दिमाग में, क्योंकि भाई सिटीजन तो एक बंदा होता है जो पैदा होता है ना? तो इस वजह से कंपनी सिटीजन नहीं है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या होता है? डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र, समझते हो ना? लोकतंत्र मतलब जैसे हमारे देश में है, कोई भी डिसीजन लिए जाएंगे, मतलब कंपनी में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे तो एक डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होगा। अभी कंपनी में इतने सारे शेयर होल्डर है, तो शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई जाएगी, शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई जाएगी। अब मान लीजिए इसमें 100% शेयर होल्डर्स है। अब बोलेंगे भाई कंपनी को किसी बिजनेस में एंट्री करना चाहिए। चलिए, कंपनी अभी तक मोबाइल फोन बनाने का बिजनेस, मोबाइल फोन बेचने का बिजनेस करती है कंपनी। अब इस कंपनी ने डिसीजन लिया कि भाई हम मोबाइल फोन बनाकर बेचेंगे, तो इसका डिसीजन कौन ले रहा है? कंपनी के डायरेक्टर्स ले रहे हैं, साथ में कंपनी के शेयर होल्डर्स ले रहे हैं। तो ऐसी कोई थोड़ी डिसीजन ले लेगा, जो वोटिंग होगा इसमें, अगर यस और नो के बीच वोटिंग होगा। इतने सारे शेयर होल्डर है, मान लो 100 शेयर होल्डर है, तो 100 शेयर में वोटिंग होगा, वोटिंग होगा। अगर मान लो 75% बोलते हैं यस और 25% लोग बोलते हैं नो, तो फिर क्या हो जाएगा वहां पे? नो। ठीक है। अगर मान लीजिए आप बोलोगे सर अगर शेयर होल्डर के बेसिस पे होगा, अगर मान लीजिए आप बोलोगे सर अगर किसी बंदे ने 75% शेयर होल्ड करके रखा हुआ है कंपनी का, तब क्या होगा? तब भैया अगर कंपनी का 75% सीट को अगर एक ही आदमी होल्ड करके रखा है, तो अब वो या यस बोलेगा तो यस, नो बोलेगा तो नो। खैर वो कंपनी के टाइप्स होता है, उसके बारे में नहीं जाएंगे, अभी तो फिलहाल डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट की बात चल रही है। कंपनी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं सभी लोग मिलकर लेते हैं, शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स, सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, क्योंकि लाखों लोग जुड़े होते हैं तो कॉमन सी बात है, सब मिलके ही डिसीजन लेंगे। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनी का बंद होना। कंपनी एक एक्ट के अकॉर्डिंग बंद होती है, उसका भी एक नियम है, कानून है, एक प्रावधान है, उसको अपन पढ़ेंगे, देखना उसका भी एक चैप्टर देखेंगे अपन। वाइंडिंग अप, कंपनी को बंद भी किया जाता है, उसके लिए भी कानून औपचारिकताएं, उसके लिए प्रोसेस निपटाया जाता है। तो ये हुआ क्या? वाइंडिंग अप यानी कंपनी का समापन, हिंदी में इसको बोलते हैं कंपनी का समापन। तो इस प्रकार कंपनी के हम लोगों ने पूरा डेफिनेशन भी देख लिया और कंपनी का क्या देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिया। तो इस प्रकार बच्चों आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा कंपनी का कॉन्सेप्ट। कॉर्पोरेट अकाउंट क्यों पढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट क्या होता है, कॉर्पोरेट मींस कंपनी, और कंपनी क्या होती है। हमने एक छोटा सा प्रैक्टिकल नॉलेज देखा, छोटी बातों से लेकर उसको बहुत बड़ा बात हमने देख लिया। तो कंपनी क्या क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो आज के लिए काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी देखेंगे कि कंपनी कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या होते हैं कंपनी में, क्या क्या चीजें होती है ना? जो आप अपने देश में कंपनियां देखते हो वो किस प्रकार की कंपनी है, ये सारी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू बच्चों।